नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया पर इंडिया का सवाल। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। दिल्ली के दंगल में दिग्गजों के हुंकार के साथ काउंटडाउन जारी है। एक तरफ दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने के लिए बीजेपी दोहरी रणनीति पर काम कर रही है, जिसके तहत बीजेपी ने पूर्वांचली पुरवैया को नियंत्रित करने के लिए स्टार प्रचारकों की पूरी फौज उतारने का ऐलान कर दिया है। और ऐलान के साथ ही बीजेपी के लिए सबसे पहले बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और यूपी के सीएम करता धरता योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाल लिया है। खैर, ये तय है कि बीते 3 चुनावों से पूर्वांचली वोटर नई उभरी आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई नजर आ रही है। इसीलिए 29 सीटों पर प्रभाव रखने वाले यूपी और बिहार के वोटर 2025 के दिल्ली के दंगल में दिलचस्प फैक्टर बने हुए हैं और लगभग हर दल के फोकस में भी हैं, क्योंकि सभी जानते हैं जिस दल की तरफ पुरवैया बहेगी ना उसी दल की वैतरणी पार करेगी। तो सवाल यही कि बीजेपी के पूर्वांचली वोटरों को लुभाने के लिए स्टार प्रचारकों का शतक का आंकड़ा काम आएगा या यूपी बिहार का पूर्वांचली वोटर आप पर ही भरोसा जताएगा। इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देखिए ये खास और अहम रिपोर्ट। दिल्ली के आगामी चुनाव में पूर्वांचली वोट बैंक को जीतने के लिए भाजपा ने पूर्वांचली नेताओं की एक टीम बनाकर एक विशेष रणनीति तैयार की है। उत्तर प्रदेश और बिहार के 100 से अधिक नेताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई हैं। पूर्व सांसद और असम भाजपा प्रभारी हरीश द्विवेदी को समन्वयक नियुक्त किया गया है। बीजेपी ने अपने नेताओं को उतारने के लिए खास तैयारी भी की है। बीजेपी अपने पूर्वांचली वोटों को साधने के लिए एक बैठक भी करने वाली है, जिसका नेतृत्व भाजपा के संगठन सचिव बीएल संतोष करेंगे। साथ ही महासचिव तरुण चुग, हरीश द्विवेदी भी इस चर्चा में मौजूद रहेंगे, जो कि आवश्यक दिशा निर्देश देने के लिए खास मानी जा रही है। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में से 27 सीटों पर पूर्वांचली मतदाताओं का अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है। इन निर्वाचन क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के मतदाता मजबूत वोट शेयर रखते हैं। जैसे जैसे चुनाव की तारीख यानी कि 5 फरवरी नजदीक आ रही है, भाजपा और आम आदमी पार्टी दोनों ही इन पूर्वांचली मतदाताओं पर ध्यान केंद्रित कर रही है। तो बीजेपी की काट में आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अगले 5 साल के भीतर दिल्ली में बेरोजगारी खत्म करने का संकल्प भी इसी बीच ले लिया है, जिस पर बीजेपी ने केजरीवाल पर करारा प्रहार बोला है। 11 साल बाद, सरकार के 11 साल बाद इनको लग रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट प्राथमिकता है, इस पे ध्यान देना चाहिए। मतलब कि 11 साल में कुछ नहीं किया, ये इन्होंने स्वीकार लिया है। वैसे तो केजरीवाल जी इंटरव्यू या पॉडकास्ट दे रहे हैं तो बोल रहे हैं मैं 3 चीज नहीं कर पाया, यमुना साफ नहीं कर पाया, घर घर पानी नहीं दे पाया साफ, और मैं सड़क नहीं बना पाया। वैसे तो उन्होंने बहुत कुछ काम नहीं किए जो वादे किए थे। यमुना जी की सफाई नहीं, तार मुक्त दिल्ली नहीं, प्रदूषण मुक्त दिल्ली नहीं। अब इसमें एक और उन्होंने जोड़ दिया है कि मैं एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पाया। और अरविंद केजरीवाल जी, आज तो रिपोर्ट कार्ड देना है एम्प्लॉयमेंट का। आपने 12 लाख एम्प्लॉयमेंट का वादा किया था, पोर्टल पर जाकर चेक कर लो तो पोर्टल बोलता है डेटा ही नहीं है। आरटीआई ने इनकी पोल खोली है, ये कहते हैं हमने 12 लाख दी है नौकरियां, और कपिल मिश्रा जी ने एक बार एक आरटीआई डाली थी तो उसमें निकला 3200 नौकरियां 7 साल में दी थी। तो आज जब खुद के राजनीतिक रूप से बेरोजगार होने की बात आई, तब इनको बेरोजगारों की चिंता हुई है। इन्होंने केवल और केवल युवाओं को बर्बाद करने के लिए पाठशाला नहीं बनाई, मधुशाला खोली है, उसमें भ्रष्टाचार किया है, अपना शीश महल बनाया है, इनके लिए सपनों का महल भी नहीं बनाया, ना काम का माहौल बनाया, और इसीलिए आज ये सब लास्ट मिनट पर याद आ रहा है। केजरीवाल की दिल्ली में बेरोजगारी खत्म करने के संकल्प पर कांग्रेस ने करारा प्रहार बोलते हुए कहा कि दिल्ली में आपकी सरकार पिछले 10 साल से है, लेकिन अब इन लोगों को बेरोजगारी का मुद्दा सामने आया है। पिछले 10 सालों में क्या किया? कांग्रेस ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दिल्ली में कांग्रेस की वापसी 8 फरवरी को होने जा रही है। बात है, ये ढोल नगाड़े 8 फरवरी तक बजेंगे और 8 फरवरी के बाद लोग ढोल नगाड़े बजाएंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि एक ऐसी सरकार आ रही है जो कहती है वो करके दिखाती है। सर, आपने आज गंभीर आरोप लगाए हैं
आम आदमी पार्टी पे और सीधा उनके नेतृत्व। हमने तो एक रिकॉर्डिंग सुनाई है, उन्हीं का सिटिंग एमएलए खुलकर बोल रहा है उन्हीं के मंत्री के खिलाफ, उन्हीं की सरकार के खिलाफ पूरे घोटाले को उजागर कर रहा है। अब लोग ये हर कान तक पहुंचनी चाहिए, ये आवाज लोगों को समझ में आ जाएगा कि कैसे उनको नुकसान पहुंचाया जा रहा है, कैसे समाज को शराब की ओर धकेला जा रहा है और कैसे भ्रष्टाचार में लिप्त होकर ये अपने आप को गांधीवादी बता रहे हैं। तो आज दिल्ली चुनाव में बीजेपी स्टार प्रचारकों को भी एंट्री हो गई है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ केजरीवाल पर एक एक कर कई निशाने साध रहे हैं। सीएम योगी ने कहा कि दिल्ली को आप सरकार ने कूड़े का पहाड़ बना डाला। तो सीएम योगी ने आप सरकार पर तंज करते हुए कहा कि दिल्ली और नोएडा के सड़कों की तुलना कर लीजिएगा, डबल इंजन सरकार का विकास साफ तौर पर दिख रहा है। एक सुनियोजित साजिश के तहत दिल्ली की जनता को तो इन्होंने जन सुविधाओं से वंचित रखा ही, साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ भी इन्होंने उन अपने शरारत भरी कृत्यों से किया है। आपने देखा होगा 2020 में दिल्ली के अंदर किस तरीके से दंगे करवाए गए और आम आदमी पार्टी के पार्षद और उनके विधायकों की संलिप्तता इस पूरे षड्यंत्र में सामने आई थी। ये लगातार राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। स्वाभाविक रूप से जो अपने गुरु सरदे अन्ना हजारे को धोखा दे सकता हो, वह व्यक्ति जनता को भी धोखा देने में माहिर होगा। दिल्ली के रण को फतह करने के लिए भारतीय जनता पार्टी दोहरी रणनीति पर काम कर रही है। एक तरफ जहां स्टार प्रचारकों को मैदान में उतारकर बीजेपी वोटों को कटने से रोक रही है ताकि बीजेपी का कोर वोटर बीजेपी के साथ बना रहे, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी दिल्ली में पूर्वांचली आबादी की बढ़ती संख्या को देखते हुए पूर्वांचली वोटरों के लिए बीजेपी दिल्ली सरकार पर निशाना साध रही है। जाहिर है बीजेपी दिल्ली का जंग किसी भी हाल में हारना नहीं चाहती और इसीलिए हर वो हथकंडे अपना रही है जिससे जीत सुनिश्चित की जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो चलिए चर्चा का रुख करते हैं। मेहमानों से आपका तारुफ करवाऊंगी। हरनाम सिंह जुड़ेंगे हमारे साथ कांग्रेस से, इसके अलावा अनंत अमित बीजेपी से जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है अनंत अमित जी आपका। नवीन दुबे राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत स्वागत है नवीन जी आपका। मयंक सिन्हा राजनीतिक सलाहकार हैं, जेडीयू के, हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। संजीव कौशिक का आम आदमी पार्टी से हमारे साथ में प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत के साथ में शुरुआत अनंत अमित जी आपके साथ में करूंगी। 100 का शतक जो है इकट्ठा करके आपने उतार दिया है रण में, लेकिन उम्मीदवारों की संख्या कम कर दी। पिछली बार 12 थे, इस बार 7 हैं। देखिए वर्तमान तो दिल्ली विधानसभा का चुनाव साधारण चुनाव है। इस चुनाव में कई चीज को देश को एक मैसेज देने का चुनाव है। कई विषयों पे विषांतर दिल्ली प्रदेश और देश की राजधानी, उस राजनीति को सटीक और एक रास्ते पे लाने की चुनाव। आज जिस तरीके से आपने जो प्रश्न किया कि हमने पिछली बार जो सीटें दिए थे इस बार कैसे करते, देखिए हमने 70 विधानसभा में एक विधानसभा में पार्टी ने तय किया है कि जो जीतने वाले पे हमने पार्टी लगाई। हमने विगत 5 वर्षों में जो काम और ये चुनाव स्वघोषित ईमानदार व्यक्ति का सबसे व्यक्ति है जिसका नाम है वर्गीय अरविंद केजरीवाल। उसके नेतृत्व में जो सर मेरे ख्याल से आप समझ नहीं पाए मैंने सवाल पूछा क्या। मैंने सवाल पूछा कि स्टार प्रचारकों की जो सूची है वो बढ़ा दी है और उम्मीदवारों की सूची घटा दी है, वो आधी कर दी बीजेपी ने। पिछली बार 12 कैंडिडेट आपने पूर्वांचली दिए थे, इस बार 6 दिए हैं। और जेडीयू और रामविलास पार्टी को अगर मिला लिया जाए तो 8 कैंडिडेट हैं आपके टोटल। पिछली बार ये 12 तादाद थी। मतलब स्टार प्रचारकों पर ही पूरा फोकस रहेगा या उम्मीदवार भी पूर्वांचली दीजिएगा? एक स्टार प्रचारक तो 40 ही है और जहां तक उम्मीदवारों की संख्या की बात है तो मैं उम्मीदवारों की संख्या की बात ही बता दूं कि हमने पार्टी ने यह तय किया कि जो जीतने वाले उम्मीदवार है
और हमने उन उम्मीदवारों पे दाव लगाया जो हमारे कार्यकर्ता थे, जो जमीनी कार्यकर्ता थे, उनको हमने का काम किया। मैं बार बार कह दूं कि वर्तमान 2025 का चुनाव एक फैक्टर इसमें और हिडन फैक्टर है जो आप बोल नहीं रहे हैं, वो आगे मैं बोल दूंगी। चलिए, आम आदमी पार्टी से संजीव कौशिक भी जुड़े हुए हमारे साथ में। संजीव जी, पूर्वांचली तो आपसे 3 बार से जुड़ा रहा, लेकिन इस बार आपने भी उम्मीदवार कम कर दिए सर। सबसे ज्यादा उम्मीदवार है, 12 उम्मीदवार है हमारे पूर्वांचल। 12 पिछली बार थे, 12 इस बार है शायद। मेरे पास जो डेटा है वो 11 का है। आप 12 कह रहे हैं तो मैं यकीन कर ले रही हूँ। मेरे पास 11 का डेटा है। ये तो इसको देंगे। मूल बात पे आते हैं। बात यह है कि क्या पूर्वांचलियों को रिझाने के लिए भारतीय जनता पार्टी उसका क्या असर होगा। मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी लोग ये बात कह रहे हैं कि इस बार पूरी ताकत से हम लड़ाई लड़ रहे हैं, तो क्या इससे पहले 2020 में 15 में पूरी ताकत से लड़ाई नहीं लड़ी इन लोगों ने? तब भी इतनी ही ताकत से उन लोगों ने लड़ाई लड़ी थी। मूल बात यह है कि योगी आदित्यनाथ जी यदि आ रहे हैं और अपने भाषा का जिस तरह से वो इस्तेमाल कर सकते हैं वो कर नहीं, कहाँ से किसने कह दिया? इससे पहले 2020 में वो 4 दिन में 16 सभाएं उन्होंने की थी। खास करके हमारे मुख्यमंत्री के अगेंस्ट जाकर के उन्होंने दिल्ली की जनता को कहा था कि आपको चुनना है, पाकिस्तान चुनना है या हिंदुस्तान चुनना है। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया था और जहां जहां इन्होंने कैंपेन किया, शून्य पर दिल्ली की जनता ने इनके भाषण को निपटा दिया। और एक भी लेकिन पिछली बार यमुना में डुबकी नहीं लगाई थी ना। वीरेंद्र सचदेवा इस बार डुबकी लगा चुके हैं, अस्पताल में भर्ती हो चुके हैं, तो इस बार तो डर तो लग रहा होगा आम आदमी पार्टी को, क्योंकि छठ बहुत बड़ा पर्व है पूर्वांचलियों का सर। इसको कैसे नजरअंदाज कीजिएगा? तो बेहतर तो ये होता कि योगी जी आकर के दिल्ली में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे। फिर मैं दोबारा दोहरा दूं कि आगरा में यमुना में डुबकी लगाने लायक यदि योगी जी छोड़े हो तो वहां पे उनको 60 करोड़ रुपए जुर्माना देना नहीं पड़ता। पिछले ही साल नवंबर में 60 करोड़ रुपए जुर्माना भरे हैं वो। तो उनके हिस्से का जो काम है वो कर नहीं रहे हैं, दिल्ली में आकर भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। सवाल ये है कि योगी जी की उपयोगिता यहाँ है क्या? जिस व्यक्ति को यहाँ के लोगों ने इससे पहले खारिज कर दिया है 4 दिन में 16 जनसभाएं करने के बाद में, एक भी जगह जहां उन्होंने जनसभाएं की, ये तो क्वेश्चन मेरे ख्याल से संजीव जी ये क्वेश्चन बनता ही नहीं, क्योंकि जो उपयोगिता भगवंत मान की दिल्ली में है वैसी उपयोगिता योगी आदित्यनाथ की भी है। इस पर प्रश्न करना मेरे ख्याल से थोड़ा सा अपने ऊपर ही प्रश्न कर लेना है। मयंक सिन्हा जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। बिल्कुल नहीं, मैं तो आंकड़ा दिखा रहा हूँ। जो लोग स्ट्राइक रेट उनका बता रहे हैं कि जहां भी वो जाते हैं छक्का चौका लगा के आते हैं, दिल्ली में वो फेल्योर है। मैं तो ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ। इससे पहले भी पूरी ताकत लगा के उन्होंने देख लिया और दिल्ली की जनता ने उनको खारिज कर दिया है। तो इससे हम बिल्कुल डरे हुए नहीं है, कोई भ्रम की स्थिति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास न कोई नेता है, न नेतृत्व है, न कोई नीति है, आगे के लिए कोई चेहरा नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी अपने कंफ्यूजन से बाहर निकले। ठीक है, उनके सहयोगी मयंक सिन्हा हमारे साथ में है, एनडीए के सहयोगी हैं। मयंक जी क्या कहिएगा? एक प्रत्याशी तो आपका भी चुनावी रण में है। देखिए, सबसे पहली बात तो है कि पूजा जी आपने खुद ही कह दिया कि पूर्वांचल की हवा बह चुकी है। तो पूर्वांचल की हवा तो आपने खुद ही एडमिट कर लिया कि बह चुकी है। तो पूर्वांचल के हमारे वोटर जो हैं, जो पिछले 2 बार से मेरे ख्याल से आपने ठीक से सुना नहीं। मैंने कहा पुरवैया जिसकी तरफ बहेगी। नहीं तो बह ही रही है ना पुरवैया। हाँ। आपने तो कह ही दिया कि पुरवैया बह रही है, तो पुरवैया बह चुकी है। और वो जो पुरवैया पूर्वांचल के लोगों को उन्होंने नजरअंदाज करने का काम किया था विगत 2 चुनावों में। इन्होंने कोरोना के काल में माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जिन्होंने जो काम किया था, पूर्वांचल के लोगों को आपको नोएडा के बॉर्डर पे छोड़ दिए, उनके हालात को देखने लायक ही नहीं समझे। जो हमारी सरकार थी उनको उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने का काम की, उनको रोजगार मुहैया कराई। तो पूर्वांचल के हितैषी बनने का ये काम ना करें। जिस प्रकार से पूर्वांचल के लोगों के इन्होंने इनके ऊपर टिकट टिप्पणी करने का काम किया था, बोले थे कि 500 रुपए टिकट कटा के आते हैं पूर्वांचल के लोग और 5 लाख रुपए का इलाज कराते हैं। अरविंद केजरीवाल जी को मैं कहता हूं कि दिल्ली उनके बाप की जागीर नहीं है, दिल्ली सबकी है, दिल्ली देश की राजधानी है और इस पे सबका अधिकार है। ये संविधान हमको दायित्व देता है, उसका निर्वहन करना चाहिए। अपने कामों का उन्होंने श्रद्धापूर्वक निर्वहन नहीं किया। जो ईमानदारी से वो ढोंग करके आए थे, उस ईमानदारी का उन्होंने काम नहीं करने का काम किया। आज जो पूर्वांचल के इलाके हैं, आप वहां जाके देखिए, आप अपने कैमरामैन को भेजिए, आप खुद जाइए, देखिए किस प्रकार का जो दिल्ली को उन्होंने वर्ल्ड क्लास बनाने का काम, बोलने का काम किया था, वो आज दिल्ली 3rd क्लास हो गई है। गड्ढों में सड़क है। हमारे आप बिहार में जाइए, देखिए गांव गांव में बढ़िया सड़क है। और प्रधानमंत्री जी के द्वारा कर रहे हैं आप
आप आइए। किस बिहार का बात कर रहे नहीं हैं? नहीं, देखिए ऐसी बात नहीं है। 9 बार आप- के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, किस बात के? अभी आप दिल्ली तक रहते तो फिर तो ठीक था, आप बिहार पहुंच गए। मुझे बिहार की बोलना सड़कें पड़ बढ़िया गया। है ना, चमचमा मुझे रही हैं। बोलना पड़ गया सर। दिल्ली की सड़कें से भाई बिहार बिहार की की सड़कें बात कर रहे चमचमा हैं, रही पटना हैं। की बात कर रहे आप हैं ना सर, देखिए, राजधानी में भी बच्चा लोग पिट रहा था। देखिए वो मसला असल क्या है, बीपीएससी के मुद्दे पर ये डिबेट नहीं है, डिबेट है फिर दिल्ली के चुनाव मैं तो के कह रही ऊपर। हूँ ना कि दिल्ली तो पे आप डिबेट है, दिल्ली के पे चुनाव रहते के हैं। ऊपर आप केंद्रित बिहार करिए। में जंप कर तो गए, मैं- बोलना पड़ नहीं, गया मुझे। नहीं आप जो बात कह रही आप हैं उसका- बोलेंगे तो मुझे बोलना पड़ेगा ना सर, मैं आप उसका गूंगी बैठी डिबेट, थोड़ी। आप उसके लिए डिबेट रख लीजिएगा, मैं उसमें आऊंगा, उसमें जरूर बोलिए। बोलूंगा, आपके बातों को रखूंगा। दिल्ली पे रहिए, बोलिए। तो जिस प्रकार से उन्होंने पूर्वांचल के लोगों को नरकीय जिंदगी में ढकेल देने का काम किया, झूठा हितैषी बनने का काम किया, 10 साल के कार्यकाल में उन्होंने पूर्वांचल के लोगों को जो वादा किया था, बेसिक चीजें जो सड़क है, सीवर है, पानी है, आपको बिजली है, सारा चीज आप आइए देखिए, द्वारका का इलाका देखिए, उत्तम नगर देखिए, सीलमपुर देखिए, आपको संगम बिहार देखिए, बुराड़ी देखिए, कितना नरकीय स्थिति है। आपको आप जाके देखिए, महावीर इनक्लेव देखिए जो विकासपुरी के विधानसभा क्षेत्र में आता है। तो आप तरह तरह के आप जाके जगह देखिए जहां पर पूर्वांचल के वोटर जो सबसे बड़ा रोल अहम अदा करते हैं, वहां का हालत और स्थिति देखिए। तो पूर्वांचल के लोगों को इन्होंने केवल ठगने का काम किया, उनकी शुद्धता लेने का कभी इन्होंने कोई काम करने का काम नहीं किया। तो हमारी जो एनडीए की सरकार, जो डबल इंजन की सरकार बनेगी, मैं आपको ये भरोसा दिलाता हूं कि दिल्ली का विकास आपको सबसे पहले प्राथमिकता पर रहेगा। दिल्ली के जो लोग 10 साल से नरकीय जिंदगी जी रहे हैं, उसको बदल के हम लोग स्वर्गीय जिंदगी में लाने का काम करेंगे। ठीक है, ठीक है। नवीन जी, स्वर्ग बना देंगे दिल्ली को। भले ही दिल्ली ने इनको पूरे सांसद दे दिए हो, स्वर्ग नहीं बना पाए, लेकिन अब विधायक पूरे दे देंगे तो ये स्वर्ग बना देंगे। पूजा जी, स्वर्ग का अनुभव करने के लिए स्वर्गवासी होना पड़ता है। मयंक जी सुधार कीजिए। स्वर्गवासी तो मैं बोल रहा हूँ, आपने कहा ना स्वर्गवासी बना देंगे, नहीं हमने शब्द इस्तेमाल किया था, मैं उसको बोल रहा हूँ। तो सबसे पहली चीज है कि जो हमारे देश की स्थिति है वो कम से कम हमारे आसपास और दुनिया के जो छोटे छोटे देश हैं उनके मुकाबले में ही खड़ी हो जाए आके, तो मैं समझता हूं कि एक बड़ी उपलब्धि होगी, पहली चीज। दूसरी चीज, मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी का आज भाषण का अंश देख रहा था आपके बीच में, उन्होंने कहा दिल्ली के मुकाबले नोएडा की सड़कें। मैं तो दिल्ली के भी मित्र हमारे सब नोएडा आते होंगे, वोटर हैं वो भी आते होंगे, नोएडा वाले हम लोग भी दिल्ली जाते हैं, एडजॉइनिंग ट्विन सिटी हैं। एक एलिवेटेड रोड छलेरा से लेके और जो बनना है भंगेल क्रॉस करके NSEZ तक, पिछले 8 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ, काम नहीं हो रहा, व्यापारी परेशान है, भंगेल का भी, बरौला का भी और हर जगह का। उस पर योगी जी बोलेंगे नहीं, क्यों भाई नहीं बोले? जबकि एक्सेसिव ऑफ रेवेन्यू अगर जनरेट उत्तर प्रदेश में कहीं से होता है तो नोएडा से होता है, बावजूद इसके वो काम नहीं हो रहा है। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया, एजेंसी आपकी ही थी, उत्तर प्रदेश ब्रिज कॉर्पोरेशन। इसी तरीके से नोएडा प्राधिकरण का जो कार्यालय आप बनवा रहे हैं वो भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया, काम कहीं दिखाई नहीं दे रहा, बातें बड़ी बड़ी हैं। दूसरी चीज आती, देखिए योगी जी के भाषणों का यूएसपी अगर है तो वो हिंदू और मुसलमान है, और ये कार्ड दिल्ली में कभी सफल होने वाला नहीं है। अनंत अमित जी बोलिएगा। दिल्ली में आपका ये कार्ड नहीं चलने वाला, हिंदू मुस्लिम को विषय नहीं है दिल्ली का। पूजा जी, ये पता है कि हमारे मित्र कहाँ से आए हैं और कहाँ से आते हैं, कहाँ से जाते हैं, ये मुझे नहीं पता है। मैं इनको बताना चाहता हूँ, पूजा जी आपका भी स्टूडियो नोएडा में है, हम लोग भी नोएडा आते जाते रहते हैं, और विश्वास के साथ ईमानदारी से बोलिएगा कि विगत ये योगी जी के नेतृत्व में 2017 से सरकार बनी है, तो आज नोएडा का एक एक व्यक्ति, चाहे वो बाहर से आके रह रहा हो, चाहे वो लोकल हो या चाहे वो दिल्ली, भाई साहब फ्लैट ओनर्स रो रहा है आपकी सरकार बनने के बाद से, रजिस्ट्री नहीं हो रही है। सेक्टर 75 की हालत देखिए, एक एक फुट के गड्ढे पड़े हुए सड़क में। क्या बात करने बैठे हो आप नोएडा में? मुझसे बात करेंगे? मैं दिल्ली का बताऊंगा, नोएडा का बताऊंगा। दिल्ली हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ और यहाँ नोएडा में रहता हूँ। मुझे मत समझाइए, आईना देखने की जरूरत आपको है। आईना, मैंने तो एक आपको एलिवेटेड रोड का जिक्र कर दिया। नोएडा प्राधिकरण ने रजिस्ट्री नहीं कर पा रही है, सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी कर रहा है कि आखंड भ्रष्टाचार में लिप्त है। आप क्यों नहीं खुलवा पा रहे फ्लैट की रजिस्ट्री? भाई लोगों ने कौन सा गुनाह कर दिया नोएडा के? अरे योगी जी अगर इतने ही हित चिंतक हैं तो ये बताएं कि भैया फ्लैट ओनर की रजिस्ट्री क्यों नहीं खोल पा रहे हैं? फ्लैट ओनर बेचारों को गुनाह क्या है? पार्टी ने सर अनंत अमित जी, फ्लैट ओनर तो चलिए वो बहुत बड़ी बात हो गई, जिसके पास 10 लाख रुपया इकट्ठा होगा तो फिर वो फ्लैट की बात कर लेगा।
मेरे यहाँ पर कई सहयोगी सामने ही बैठे हुए हैं जो नोएडा में रहते हैं, वो अप डाउन भी करते हैं, ऑफिस आते भी हैं, दिल्ली भी जाते होंगे, रोज रोते हैं कि बिजली का बिल बहुत ज्यादा आता है। इसी को कुछ बता दीजिए सर। पूजा जी, ये तो मैं आज पहली बार सुना हूँ इस बात को। हाँ। और मैं आपको पता नहीं ये मित्र क्यों नाराज है या योगी जी से या हमारी सरकार से, ये पता नहीं, लेकिन मैं आपको दावे के साथ साहब देश में सबसे महंगी बिजली उत्तर प्रदेश की है नोएडा के साथ, तो ये सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश सर देखिए लॉजिकल पर हम भिड़ेंगे तो वो ठीक रहेगा। सड़कों का मुद्दा ठीक है, सड़कों का मुद्दा ठीक है, एक्सेसिव पॉपुलेशन है और वहां पर आम आदमी पार्टी सड़कें और व्यवस्था उस हिसाब से नहीं दे पा रही है, जिसका जवाब देंगे यहाँ पर संजीव कौशिक जी हैं। संजीव जी, बहुत सारे तीर आपकी तरफ आ गए, बोलिए। नहीं है अकेले, बताइए, हमारे 3 मेहमान न भिड़ गए आपस में, अब आपको देना चाहिए जवाब। एक नई नवेली पार्टी विश्व की सबसे अरे सर, नई नवेली की दुहाई मत दिया करिए, जब देखो तब आप नई नवेली का दुहाई देते रहते हैं। 11 वर्षों से संजीव जी आपकी सरकार है, नई नवेली का आप तो पंजाब में भी जाके सरकार बना लिए, आप तो राष्ट्रीय दल हो गए। बोलने दीजिए, सुनिए एक बार क्या बोल रहे हैं। हाँ संजीव जी, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में अकेले आम आदमी पार्टी से लड़ नहीं पा रही है, उसे जदयू का सहारा लेना पड़ रहा है, अपने सहयोगी दलों का सहारा लेना पड़ रहा है। ये संजीव जी, भारतीय जनता पार्टी की 26 सालों का सूखा नहीं टूट पा रहा है दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का। अभी तो कांग्रेस के प्रत्याशी प्रतिनिधि यहाँ पे है ही नहीं, लेकिन दिल पे हाथ रखकर बोलिए, इस बार डर तो लग रहा है। बिल्कुल हार रहे पूजा जिस पार्टी को पिछले 26 सालों क्योंकि देखिए उसके पीछे संजीव जी रीजन भी है, वो काम आप कर नहीं पाए ग्राउंड पर, जिस तरीके का काम आप 5 साल में देते हैं। भले ही आपके जो आला कमान है वो जेल में रहे हों, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते रह गए हों, डेट सेटल कराने में उनको दिक्कत होती रही हो, तो वो दिल्ली की जनता की तरफ वो एक्सेसिव ध्यान दे नहीं पाए जिस हिसाब से देना चाहिए, और ध्यान नहीं दे पाए इसलिए प्रॉब्लम्स एक्सेसिव हो गई। पूर्वांचली सबसे ज्यादा कच्ची कॉलोनियों में रहते हैं दिल्ली में। उन कच्ची कॉलोनियों में 2014-15 के आसपास में तकरीबन 50 से 60% टैंकर से पानी जाते थे वहां पे। आज वो चोटी से पानी वहां पे पहुंच रहा है। हजारों किलोमीटर हमने सड़कें बना दी, पूरे हिंदुस्तान में 20 लाख सीसीटीवी कैमरे हैं, जिसमें अकेले दिल्ली में हमने 3 लाख से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगा दिए। इसके बारे में बात नहीं करेंगे। पूरे आजाद भारत, ठीक है संजीव जी, वापस आएंगे, आपकी व्यथा भी सुनेंगे और साथ में अनंत अमित जी की भी व्यथा सुनेंगे, क्योंकि इन्हीं 2 प्रमुख दलों के बीच में जो जंग है, या यूं समझिए कि सिर्फ उटौवल है, वो देखने को मिल रहा है। डिबेट अपने शबाब पर है, जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए और समझते रहिए। वक्त छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेहमानों से दोबारा से आपका तारुफ। अनंत अमित बीजेपी से जुड़े हुए हमारे साथ में, नवीन दुबे राजनीतिक विश्लेषक हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं, बहुत स्वागत एक बार फिर से। मयंक सिन्हा राजनीतिक सलाहकार जेडीयू से जुड़े हुए हैं और अब संभवतः कांग्रेस के भी प्रतिनिधित्वकारी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। हरनाम सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका। संजीव कौशिक है आम आदमी पार्टी से। शुरुआत हरनाम जी से इस बार करूंगी। हरनाम जी, पूर्वांचलियों पर इस बार बड़ा प्रखर मुखर जोर है, कांग्रेस क्या कर रही है सर पूर्वांचलियों के लिए, क्योंकि इनका तो कोर वोटर सेट हो गया है 3 बार से लगातार। आम आदमी पार्टी का बीजेपी जोर लगा रही है, 100 स्टार प्रचारक उतार दिए मैदान में। आज योगी आदित्यनाथ ने शुरुआत करी दी है, कुंभ से लेकर अयोध्या तक कुछ भी नहीं छोड़ा। कांग्रेस क्या कर रही है सर? देखिए, पूर्वांचलियों के लिए सबसे बड़े स्टार प्रचारक हमारे दिल्ली के पूर्वांचल भाई हैं, जिन्होंने कांग्रेस के 15 साल के रिजम में देखा है कि दिल्ली में सबसे ज्यादा छठ घाट बनाने का काम कांग्रेस की शीला दीक्षित सरकार ने किया। दिल्ली में मैथिली अकादमी बनाने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया। दिल्ली में भोजपुरी अकादमी बनाने का काम शीला दीक्षित की सरकार कांग्रेस ने किया। दिल्ली में भोजपुरी भाषा को 4थी भाषा का दर्जा देने का काम कांग्रेस ने किया। दिल्ली में सबसे ज्यादा पूर्वांचल के विधायक बनाने का काम शीला दीक्षित ने किया। दिल्ली में लोकसभा का सांसद पूर्वांचल से लाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। लेकिन हरनाम जी, जनता बड़ी भुलक्कड़ होती है, जनता भूल जाती है, उसको याद कैसे रखवाइएगा, उसके जहन में कैसे बैठाइएगा? जी, याद मैं बताता हूं कि दिल्ली की जितनी अनऑथराइज कॉलोनीज है,
उन अनऑथराइज कॉलोनीज को में काम करने का जितना सारा, चाहे सीवर लाइन डालने का काम किया हो, चाहे पानी की लाइन डालने का काम किया हो, चाहे रिजर्वायर बनाने का काम किया हो, ये सब कांग्रेस की सरकार ने किया। और अब पूर्वांचल के भाई जो पूरे रिसेटलमेंट कॉलोनी और अनऑथराइज कॉलोनीज में रह रहे हैं लगभग, उनको सबको पता लग गया कि डेवलपमेंट मतलब कांग्रेस। जितना काम शीला दीक्षित की सरकार में और 10 साल इस केजरीवाल की सरकार ने जितना दिल्ली का भट्टा बैठाया है, अब दिल्ली का तमाम नागरिक और विशेष रूप से पूर्वांचल का व्यक्ति समझ रहा है। आज छठी मैया का व्रत रखने वाले पूर्वांचल की मेरी माता बहनों को जब गंदी मैली यमुना में जाना पड़ा, तो तब उन्हें रियलाइज हुआ कि सचमुच में कांग्रेस ने काम किया था। और हम छठ घाट को ऐसा सुंदर घाट बना देंगे, जैसे हरिद्वार पर रोज आरती होती है, ऐसे ही हम यमुना के घाट को बना देंगे, एसटीपी प्लांट लगा के इसको इतना शानदार बना देंगे। संजीव जी, गंगा में डुबकी लगा करके पाप धुल रहा है आदमी का और वो पुण्य अर्जित कर रहा है। कहीं यमुना में डुबकी लगा लिया है अब बीजेपी ने, आम आदमी पार्टी तो नहीं डूब जाएगी? क्योंकि हरनाम जी हो या फिर अनंत जी, दोनों ही यमुना का राग छोड़ नहीं रहे। ये दोनों गलबैयां करते हुए दिखाई दे रहे हैं आज के वक्त में। मैंने कहा कि एक आम आदमी पार्टी से लड़ने के लिए ये सारे एक हो गए हैं, उसके बावजूद भी तन के खड़ा होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी से लड़ना है तो आम आदमी पार्टी की नीतियों से लड़िए। कांग्रेस पार्टी तो अपने वजूद को बचाने के लिए या अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए लड़ाई लड़ती हुई दिखाई दे रही है। लोकसभा में आप किसके साथ लड़ रहे थे संजीव जी? देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी पिछले 2 बार से सुनने नहीं तोड़ पा रही है। पिछले 2 बार से सुनने नहीं तोड़ पा रही है। संजीव जी, लोकसभा में किसके साथ लड़ रहे थे आप चुनाव? किसके अस्तित्व के लिए लड़ रहे थे? अपने बचाने के लिए, कांग्रेस को बचाने के लिए? आपके ठीक नीचे दिख रहे हैं जदयू के राजनीतिक सलाहकार दिख रहे हैं, हमारे मित्र। 6 महीना आप लोग निकाह करते हैं और 6 महीने के लिए तलाक करते हैं। इससे बेहतर उदाहरण तो हो ही नहीं सकता है। ये उदाहरण संजीव जी, आप कांग्रेस के साथ आप लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे ना? पूरे देश में आपके फर्जी केजरीवाल जी घूम कर झारखंड से लेके, महाराष्ट्र से लेके, हरियाणा से लेके जम्मू कश्मीर और पंजाब घूम रहे थे कांग्रेस के साथ। कांग्रेस के साथ घूम रहे थे। लोकसभा का चुनाव आपने कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ा और 7 सीट हार गए आप। अनंत जी, जब कभी भी राष्ट्र को बचाने की बात होगी, संविधान पे आफत आएगी, जब कभी भी आप लोग हिटलरशाही को बढ़ावा देंगे, तब ये सारी पार्टियां इकट्ठा होकर के आपसे लड़ेगी। अभी भी मैं ये बात कह रहा हूँ। लेकिन जहां तक दिल्ली की बात है, दिल्ली की जनता हमें सरकारी मुद्दों पर हमारे साथ खड़ी है। मतलब लोकसभा लड़ते हैं तो आप और कांग्रेस साथ हैं, बिल्कुल। और जब विधानसभा लड़ते हैं तो बीजेपी और कांग्रेस साथ है। मैंने कहा मतलब आपने कांग्रेस और बीजेपी का कोई चाल चरित्र चेहरा छोड़ा ही नहीं। कोई चाल डिसाइड तो करिए सर, डिसाइड तो करिए, कहना क्या चाह रहे हैं? बिल्कुल क्लियर। हरनाम जी ने कुछ तो बोलिए। सारे लोग एक साथ बोलेंगे, समझ में नहीं आएगा। हरनाम जी को बोलेंगे। अनंत जी रुकिए जरा, हरनाम जी बोलिए। देखिए, आज आम आदमी पार्टी जो दुनिया को सर्टिफिकेट देती थी कि किसी पे भ्रष्टाचार का आरोप लग जाए तो उसको राजनीतिक जीवन छोड़ देना चाहिए जब तक वो उसे न्यायालय से बरी ना हो जाए। आज पूरी की पूरी पार्टी जेल की सलाखों के पीछे तिहाड़ी होके आई है। आज इतने संगीन आरोपों में इनको जेल जाना पड़ा है। दिल्ली में भ्रष्टाचार, आज से पहले कोई चीफ मिनिस्टर जेल नहीं गया। दिल्ली के कलंक है केजरीवाल, दिल्ली पर कलंक के नाम पर साबित हुआ है। और इतना सख्त बेल बॉन्ड इनको मिला है कि ना कोई फाइल साइन कर सकते हैं, ना ऑफिस जा सकते हैं। आनंद जी मुस्कुरा रहे हैं, हमारा काम आप ही कर रहे हो, ठीक है, बढ़िया है। उसके बाद ये व्यक्ति बेशर्मी से बैठ के कहते हैं कि अभी जो सीएम मुख्यमंत्री महिला है वो डमी सीएम है, फिर मैं सीएम बनूंगा। आप देख लीजिए कि इनका कोई चाल चरित्र चेहरा ये दुनिया को आज सीख सिखाने आए हैं। जो भ्रष्टाचार की, इंडिया गैस करप्शन की लड़ाई लड़ते थे, आज सबसे महाभ्रष्टाचारी तो वही निकले। ठीक है, नवीन जी मैं आपके पास आऊंगी। राजनीतिक विश्लेषक 10 सेकंड पूजा, बोले संजीव जी। कांग्रेस पार्टी समझ ही नहीं पा रही है कि किस तरह की राजनीति करे और दाएं जाए कि बाएं जाए। सर समझ तो आपको भी नहीं आ रहा है। अरे हम समझ में आ रही है भैया। कांग्रेस पार्टी को ये बात पार्टी को दिल्ली से भगाना है। समझ तो इस समय आम आदमी पार्टी को दिल्ली से भगाना है, हमें समझ आ रहा है और दिल्ली की जनता को भी समझ आ रहा है। दिल्ली को आपने पर्यटन स्थल बना दिया है। 5 साल तक दिल्ली की जनता के बीच में काम करना होता है, रहना होता है, उसके सुख दुख में भागीदारी होनी होती है। ऐसे ऐन मौके पर साहब कभी खांसी हो जाए, सर्दी हो जाए, बुखार हो जाए, उसकी वजह से आप दिल्ली के जनता के बीच में नहीं जाएंगे। अरे दिल्ली के जनता में हर कीमत पे आपको खड़ा रहना चाहिए दिल्ली की जनता के लिए। तो पीठ दिखा के पूरी दिल्ली में केजरीवाल जी ने कर दी AQI बढ़ाकर।
AQI बढ़ाकर खांसी तो पूरी दिल्ली की जनता को कर दिया केजरीवाल जी ने। अब यही बात यदि आप समझते हैं कि इसका कोई जवाब पर्यावरण के है लिए आपका? किससे AQI आनंद जी कह रहे हैं कि मुझे हटा दो डिबेट से, आपस में ही लड़ लो, मेरा हिस्से का भी पूरे बोल रहे हो। हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान के किसी स्टेट में भी अपने अकेले बूते पर पर्यावरण से लड़ने की क्षमता नहीं होगी जब तक कि केंद्र उसको उसका हाथ नहीं थामे और उसका साथ। ठीक है, केंद्र हाथ नहीं थामे। अनंत अमित जी बोलिए, बोलिए। देखिए पूजा जी क्या है, ये कांग्रेस और आपके बीच में, आपदा के बीच में ये लड़ाई किस चीज की लड़ाई है? ये वर्चस्व की लड़ाई है। और वर्चस्व किस चीज का है? कौन ज्यादा देश को बेच सकता है, राज्य को बेच सकता है, कौन ज्यादा भ्रष्टाचार कर सकता है। इस देश की भ्रष्टाचार की जर्नी लेकिन सर मैं एक विषय नहीं समझ पाती आनंद जी, एक विषय नहीं समझ पाती। लगातार 3 बार से दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी को मौका दे रही है। आप कह रहे हैं कि आपदा चल रही है, चलिए मान लिया आपदा आ गई, आपदा को हटाना है और बीजेपी को लाना है, या आपका जो नारा है चलिए स्वीकार कर लिया एक बार, लेकिन 3 बार से मौका तो आपके तमाम सांसदों को भी मिल रहा है सर। वो क्या कर रहे हैं? आप जब घर घर जाइएगा तो उसका भी तो जवाब देना पड़ेगा ना सर, उससे कैसे भागिएगा? पूजा जी आपके सवाल बड़े अच्छे हैं, मैं उस सवाल का जवाब देता हूँ। बिल्कुल आपने ठीक कहा, हमारे 7 सांसद 2 बार से जीत कर आ रहे हैं, उसके बावजूद भी हम विधानसभा में अपनी उस तरीके से उपस्थिति दर्ज नहीं करा पाते। आज हम पूर्वांचल पर चर्चा कर रहे हैं। पूजा जी आप भी रहती है नोएडा में, आपने देखा होगा कि कोरोना महाकाल के दौरान जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी ने पूर्वांचल और बिहार के लोगों को दिल्ली से बाहर किया, अगर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और योगी जी की सरकार नहीं होती तो हमारे पूर्वांचल के भाई अपने गांव नहीं जा पाते। और वो वही अरविंद केजरीवाल क्या कहते हैं कि बिहार के लोग 500 रुपए लेकर आ जाते हैं दिल्ली में ट्रीटमेंट कराने के लिए, और गंदी गंदी गालियां देते हैं। किनको देते हैं? पूर्वांचल के लोगों को देते हैं। और कोरोना के महाकाल के दौरान लोगों ने देख लिया, पूर्वांचल के लोगों ने, कि दिल्ली की सरकार ने हमें ठगने का काम किया है, जिसका खामियाजा 2025 के चुनाव में 27% पूर्वांचली एक वोट देकर अरविंद केजरीवाल जी को चुनाव हराएंगे और भारतीय जनता पार्टी की डबल नहीं। आनंद जी परेशानी जानते हैं क्या है? बीजेपी के प्रवक्ता दिल्ली के मुद्दे पर सवाल या तो समझ नहीं पाते हैं या ना समझने का नाटक करते हैं। मैं आपको बता रही हूँ, मैंने आपसे सवाल पूछा कि विधायकी में आप क्यों नहीं जीत पा रहे हैं, ये सवाल नहीं है। विधायकी में सर आप इसलिए नहीं जीत पा रहे हैं क्योंकि सांसदी में आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, इसका जवाब दीजिए। पूजा जी बिल्कुल ऐसा नहीं है, सांसदी में हम वही कर रहे हैं। निश्चित तौर पे अरविंद केजरीवाल जी के फर्जीपन के तीन चीज गिनाइए क्या कर रहे हैं? 3 चीज गिनाइए सर क्या कर रहे हैं? 3 चीज गिनाइए सर क्या कर रहे हैं? हम उनका जवाब मैं कह रही हूँ सर जनता सुन रही है, 3 चीज गिनाइए क्या कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। दिल्ली के विकास को लेकर, दिल्ली के बाहर आप चले जाएंगे, आउटर में जो सड़कें बनी है केंद्र सरकार के द्वारा बनी है। ठीक है, नितिन गडकरी जी का विभाग गिना दिया आपने, आगे नहीं और बता रहा हूँ। दिल्ली में स्वास्थ्य, पूजा जी एक महत्वपूर्ण इश्यू है दिल्ली को स्वास्थ्य को लेकर। दिल्ली के एक भी व्यक्ति को, देश का दूसरा ऐसा राज्य है जो कि आयुष्मान कार्ड, आयुष्मान योजना दिल्ली में लागू नहीं। मैं पूछना चाहता हूँ संजीव जी से आपके मार्फत, संजीव जी ये बताइए क्या दिल्ली के लोगों को ये हक नहीं है कि यहाँ पे गरीब लोग? फिर आपने सवाल स्किप किया सर, सड़क गिना दी, सवाल स्किप, सड़क गिना दी, सवाल स्किप। नहीं गिना पाएंगे, नहीं गिना पाएंगे सर। ठीक है, मैं समझ गई, मैं समझ गई। नवीन जी मैं आपके पास आऊंगी। राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर सर आप हैं, आप देख रहे हैं, आपने कांग्रेस को भी सुना, आपने बीजेपी को भी सुना, आपने आम आदमी पार्टी को भी सुना। मौजूदा समय में स्थिति क्या नजर आ रही है? जेडीयू से भी हमारे साथ में मयंक जी जुड़े हुए हैं, उनको भी आपने सुना, देखिए क्या नजर आता है? पूजा जी पुरानी चीजों को जिस तरीके से भाजपा के मित्र कह रहे हैं कि साहब केजरीवाल ने हरियाणा बॉर्डर से लोग आए थे उस समय कोरोना काल में, उनको बस से बैठा ला भाई यूपी तक दे दी, क्योंकि उनकी बसें यूपी तक आ रही थी। यूपी से सरकार जितनी बसें उपलब्ध करा पाई उतनी उसने कराई, बाकी के लोग पैदल चले हैं और पूरे उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल तक पैदल चले गए। कहाँ सो रही थी योगी जी की सरकार? पहली चीज। दूसरी चीज आती है दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर आप देखें तो दिल्ली में क्या है, आधा कंट्रोल दिल्ली सरकार का होता है और आधा कंट्रोल जो होता है वो केंद्र का होता है। डीडीए की जितने भी डेवलपमेंट है, जितना भी इंफ्रा है पूरे दिल्ली में, वो केंद्र का है। अब क्या आप ये कह देंगे नहीं साहब डीडीए के अपार्टमेंट से या डीडीए की बिल्डिंगों से जो कचरा और पानी निकलता है वो तो साहब हमने अलग से उसके लिए एसटीपी लगा रखे हैं, डब्ल्यूटीपी लगा रखे हैं और दिल्ली की सरकार नहीं ध्यान दे रही? ये गलत कहना है। दिल्ली को दोनों राज्यों को पैरेलल चलाना पड़ता है और ये दुर्भाग्य है कि केंद्र की सरकार ने जिस तरीके से, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को एम्पावर्ड किया, मोदी जी की सरकार
एक अध्यादेश लेके आती है, उसको फिर विकलांग बना के रख देती है। तो ये कौन से तरीके से आप लोकतंत्र को चला रहे हैं भैया? पहली चीज। दूसरी चीज आती है कि आप जब बात करते हैं, देखिए कॉस्ट ऑफ लिविंग, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात कहूंगा, पूरे देश के अगर किसी स्टेट कैपिटल में आप चले जाइए तो दिल्ली जो नेशनल कैपिटल है सबसे सस्ती है आज की तारीख में रहने के मामले में, क्योंकि वहां 200 यूनिट बिजली फ्री मिलती है, एडिशनल 200 यूनिट पर 50% का डिस्काउंट है। उत्तर प्रदेश की आप बात कर रहे थे, योगी जी वहां आए हुए थे, आज दिल्ली में सबसे महंगी बिजली देश के अंदर अगर कहीं मिल रही है तो उत्तर प्रदेश की जनता को मिल रही है, और सबसे ज्यादा गरीबी और पिछड़ापन अगर किसी राज्य में है तो उत्तर प्रदेश और बिहार में है। तीसरी चीज, सड़कों की बात आप बिहार की कर रहे थे, भागलपुर से बाबा बैजनाथ धाम बाई रोड जरा चले जाइए आप, जब तक झारखंड में नहीं घुस, सुन लीजिए, झारखंड में नहीं घुसेंगे सड़कों की हालत बदतर जर्जर बदहाल है, ये स्वीकार कीजिए। पिछले हफ्ते ही भागलपुर से देवघर आया था नवीन जी, मैं भाई साहब मेरा घर है वहाँ भागलपुर में। और दूसरी, अभी सुन लीजिए मेरे, मैंने 3 मिनट आप लिख लीजिए, आराम से जवाब देना, मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा। आप 3 मिनट का मैंने टाइम मांगा, मुझे बोलने दीजिए पहले। तीसरी चीज, आपने कहा पूर्वांचल, शहजाद पूनावाला क्या आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं? किस तरीके की अभद्र टिप्पणी की थी ऋतुराज झा के ऊपर? किसी भाजपा नेता की हिम्मत नहीं पड़ी अकेले मनोज तिवारी के अलावा कि शहजाद पूनावाला को टाइट करते और बोलते कि आप जाइए पब्लिक डोमेन में माफी मांगिए। भारतीय जनता पार्टी में आज कमी महसूस होती है अटल बिहारी वाजपेयी जी की, जहां नैतिकता हुआ करती थी, आज भाजपा नैतिकता विहीन हो चुकी है, ये स्वीकार करना पड़ेगा। ठीक है, मयंक सिन्हा जी। देखिए, सबसे पहले मैं, हमारे बड़े भाई बैठे हुए हैं बगल में, हमसे वरिष्ठ भी हैं, ये दिल्ली में बिजली का जो बता रहे थे, मेरा बिल देखिए, मेरे घर में कोई बड़ा मेरा घर नहीं है, छोटा सा घर है, 5,510 रुपए, 10,220 रुपए, 18,890 रुपए, फिर उसके बाद 7,500 रुपए, मतलब क्या मई में, जून में 10,000 और जुलाई में 18,000, सितंबर में 6,000, अक्टूबर में 10,000, फिर नवंबर में 5,510 रुपए। मेरे घर में कुटीर उद्योग चला रहे होंगे। नहीं, मेरा, आप आगे मेरा घर देखिए, बहुत छोटा सा मेरा घर है। नहीं, मेरा बहुत छोटा सा घर है। सर, न्यूज इंडिया की टीम जाके देखिए मेरे घर में। मयंक जी, और इस पर आप मत बोलिए कि बिजली फ्री है। जो बिजली का भुगतान हम लोग कर रहे हैं मध्यम वर्ग के परिवार, पिछले 13 सालों से दिल्ली में मैं रह रही हूँ सर, और मैंने आज तक 800 रुपए से ऊपर कभी बिल नहीं किया। आप तो मेरा फिर बिजली का बिल झूठा आ रहा है। तो पूजा जी कहाँ रहती है दिल्ली में? आप 800 रुपया मतलब कि घर में, मैं एड्रेस भेजूंगी सर, मैं एड्रेस आपको भेज दूंगी घर आ जाइए। ये तो बिजली का बिल आप जाके चेक करवा लीजिए। दूसरी बात, संजीव कौशिक जी इस बात का जवाब दीजिएगा, ये बहुत अच्छा पॉइंट उठाया मयंक सिन्हा ने। भाई अगर इनका बिजली बिल इतना ज्यादा आ रहा है तो आपको इसकी तरफ देखना चाहिए। नहीं, संजीव जी को मैं बोल देता हूँ एक बार, सजन जी झूठ मत बोलो, आप हमारे आदरणीय हैं और आप इस तरह से झूठ बोलिएगा बिजली को लेके, तो बिजली का जो करंट बिजली के पूर्वांचल के लोग देने वाले हैं। मैं बीच में अगर 18,000 रुपए का बिल एक महीने का आ रहा है तो निश्चित तौर पर आपके घर में किलोवाट लोड कम से कम 20 किलोवाट का होगा, इससे कम कंजम्पशन में 18,000 का बिल नहीं आता। गारंटी के साथ इवन यूपी में नहीं आता 3 किलोवाट का बिल 18,000। 2 कमरे का घर है भाई साहब, असंभव है मेरा। बिजली आगे देखिए, उत्तर प्रदेश जहाँ सबसे महंगी बिजली है वहाँ 18,000 का बिल नहीं आ सकता 3 किलोवाट के ऊपर। क्या बात कर रहे हैं आप? कुछ भी टेक्निकल बात कर रहे हैं, प्रैक्टिकल बात कीजिए। संभव नहीं है भाई साहब। गूगल पे पर 3 किलोवाट के सर एक बार सुन लेते हैं, उनको सुन लेते हैं। आप इस नंबर से चेक करवा लीजिए, इस नंबर को मैं सार्वजनिक कर देता हूँ, पता चल जाएगा कि कितने किलोवाट का लोड है। अरे संजीव जी की तो सुन लीजिए, बोलिए संजीव जी। सवाल किए तो सुन तो लीजिए। मयंक भाई, मैं आपसे क्लियर पूछ रहा हूँ टू दी पॉइंट और नेशनल टीवी पे बैठ करके कि क्या आपको लगता है कि ये बिजली का बिल गलत आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, या फिर रेट के हिसाब से आ रहा है, या फिर महंगा रेट आ रहा है? ये बताइए, पहले क्लियर कीजिए। यदि आपको लगता है कि आपका बिजली बिल गलत आ रहा है और ज्यादा आ रहा है, तो इस मुद्दे को लेकर के अरविंद केजरीवाल की आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी होगी, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जितने लोगों को लगता है कि हमारा बिल बहुत ज्यादा आ रहा है, कुछ लोग आरोप इस तरह का लगा रहे थे कि हमारे यहाँ 20,000, 25,000, 40,000 बिजली का बिल आ गया, तो उन्होंने वादा किया कि आपके बिजली के बिजली नहीं कटेंगे, आप बिल नहीं भरे, इलेक्शन के बाद में सारे पैसे आपको माफ होंगे। यदि गलत है तो, यदि आप इस्तेमाल कर रहे हैं, सचमुच में कंज्यूम कर रहे हैं उतना बिजली, अरे कह रहे हैं 2 कमरे का घर है, कितना कंज्यूम कर लेंगे? 2 कमरे का घर है, घर में 2 AC लगा हुआ है,
मतलब 24 घंटे तो एसी चलेगा नहीं। गलत आ रहा है 3 किलोवाट पे 18,000 में असंभव है। उत्तर प्रदेश में असंभव है। ठीक है, हम बिजली पे आ गए सर, हम बिजली पे आ गए, पूर्वांचल पे रहते मीडिया हैं। पर बैठा हूँ ना, आप मेरे घर का मुआयना करा लीजिए, 2 कमरे से ज्यादा निकल जाएगा, आप जो बोलिएगा मैं राजनीति छोड़ दूंगा। और बताइए, मेरा 100 गज का घर है, 2 कमरे हैं, 1 ड्राइंग रूम है बस। राजनीति छोड़ दूंगा। नहीं, पूजा जी थोड़ा फन भी जरूरी होता है डिबेट में। मयंक जी ने कहा मैं राजनीति छोड़ दूंगा। अरे भाई साहब, आपके नेता नीतीश कुमार जी हैं, कभी इधर कभी उधर शटल कोक की तरह घूमते हैं। हरनाम जी बोले, हरनाम जी, अच्छा से कह रहा हूँ। हरनाम जी बोले सर। देखिए 1 मिनट में मैं बिजली की बात बता दूं कि बिजली से बड़ा घोटाला दिल्ली में कहीं हो नहीं रहा है। 200 यूनिट के बाद जो बिजली यहाँ पर लगती है वो सीधे 201 यूनिट से पैसे लगते हैं, जो कि डबल चार्ज है। दूसरा, ये जो आम आदमी पार्टी जो है दोनों कंपनियों से, जो बीएसईएस और एनडीपीएल, उनसे किकबैक ले रही है। अगर इतने सच्चे ईमानदार होते तो डायरेक्ट बेनिफिट देते, डायरेक्ट कैश बेनिफिट स्कीम के तहत ग्राहक को पैसे दे सकते थे। आज ये करोड़ों रुपया टैक्स पेयर की सब्सिडी उनको दे रहे हैं, बिजली कंपनियों को, और बिजली कंपनियां इनको किकबैक कर रही है। इसका भी केस चल रहा है। इसके अलावा हरनाम जी, नवीन जिंदल के बारे में क्या विचार है, जिन पे भाजपा आरोप लगाया करती थी, अब तो आपके यहाँ से टाटा बाय बाय करके चले गए हैं वो? उनको बता दीजिए कोल ब्लॉक घोटाले पे क्या कहेंगे? अरे वही तो बता रहे हैं भाई साहब, आप जैसे राजनीतिक विश्लेषक और कैग जो है। अरे हम तो कल भी बात बोलते हैं, सच्ची बात बोलते हैं। आपके यहाँ थे तो ईमानदार ले, अब वो भाजपा में चले गए। सुन लेते हैं सर, वैसे भी वो हाफ एन आवर निकला। आज कांग्रेस की 10 साल की सरकार के बाद जितने आरोप प्रत्यारोप भारतीय जनता पार्टी और अरविंद केजरीवाल पानी पी पी कर कोसते थे, एक काम तो मोदी जी भी करते चले आ रहे हैं। नेहरू जी तक को नहीं छोड़ा उन्होंने, तो ये काम तो मोदी जी भी कर रहे हैं, नेहरू जी तक को नहीं छोड़ा। आप पता नहीं कौन सा चीजें लेके बैठे हैं भाई। 6 महीने और फिर इस चुनाव में फिर जेल जाने वाले हैं। केजरीवाल फिर जेल में सड़ेंगे। यही बीजेपी और आरएसएस है जिसने आपके नेता राहुल गांधी को पप्पू बना के रख दिया था देश की राजनीति में। आप कहां काउंटर करेंगे महाराज? समस्या तो इस बात की। ठीक है आनंद अमित जी, मैं सर आपके पास आऊंगी। आप कुछ बोलना चाह रहे थे, उसी में मैं एक सवाल भी एड ऑन करूंगी। ये 100 नेताओं की जो आपने एक पूरी फौज तैयार करी है, इसके अलावा बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी अब हमें कुछ दिनों तक यहीं पर डेरा जमाए हुए नजर आएंगे। तमाम सांसदों को, विधायकों को अलग अलग राज्यों के आपने मंडल से लेकर जिला और ब्लॉक तक ड्यूटी तो दे ही रखी है। उसके अलावा क्या कुछ और तैयारी है? कितनी कह सकते हैं कि भयंकर तैयारी है कि किला फतेह किया जाए? देखिए पूजा जी, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और जिस दिन चुनाव खत्म होता है उसी दिन से भारतीय जनता पार्टी अगले चुनाव की तैयारी में लगी। तो मंडल से जिला तक में 30 से 32 सीटें पूर्वांचलियों से प्रभावित हैं। इनमें से क्या आंकड़ा मैं नोट कर लूं सर कि डिबेट के बाद जब आंकड़ा आ जाएगा और जब काउंट करेंगे तब हम बैठेंगे तो बात करेंगे इस पे। एक आंकड़ा बता दीजिए सर। पूजा जी, मैं आंकड़ा यहाँ पे एक बात बता, नई दिल्ली विधानसभा की बात बता दे रहा हूँ, ठीक है पूजा जी? आज समय तय करते हैं, अरविंद केजरीवाल हार रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली से चुनाव जीत रही है। और जहां तक सीट की बात है, 32 सीट की बात कर रहे हैं, मैं पूजा जी आप दावे के साथ कह सकता हूँ, कल मैं आपकी चैनल पर बैठा था और एक वरिष्ठ पत्रकार के साथ चर्चा कर रहे थे। वो व्यक्ति नॉन बीजेपी आदमी था। उस व्यक्ति ने कहा कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में फतह की पूर्ण संभावना है। भारतीय विरोध के बाद अपने बात किया और उन्होंने ये स्वीकार किया निश्चित तौर पे। नवीन भाई एक बात कह रहे थे, मैं इनकी बात से सहमत हूं, मैं उस बात को आगे बढ़ाऊंगा। आपने सर सीट कोड नहीं करी। मैं मेरी आदत बड़ी खराब है, मैं सवाल से हिलती नहीं हूं सर। पूजा जी, आप संगम बिहार से और बुरारी तक चले जाइए, आप वापासेरा से आप चले जाइए आपका ये सीट हमारा लक्ष्मी नगर तक, ये तमाम सीटों पे 32-32 पूर्वांचलियों की सीट है। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि कम से कम 20 सीट पे हम जीत रहे हैं पूर्वांचलियों की। मतलब 12 सीट छोड़ रहे हैं पूजा जी? नहीं, हम बता रहा हूँ कि 12 सीट कंफर्म हम। ठीक है, मैंने नोट कर लिया है सर, आप चिंता मत कीजिएगा। और आप ही को जुड़वाऊंगी, आप ही को जुड़वाऊंगी। बहुत जिद्दी पत्रकार हूं मैं। संजीव जी बोलिए, पूरा कर लीजिए आप। जी, नवीन जी कह रहे थे कि दिल्ली के विकास की बात, निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी और हमारे कार्यकर्ता यही बात को कह रहे और जनता को ये बता रहे कि दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनेगी, दिल्ली का विकास, जैसा कि नवीन भाई कह रहे थे। निश्चित तौर पे दिल्ली की जनता ये जान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनेगी तभी दिल्ली का विकास हो सकता है
11 वर्ष मतलब एक चीज आपने सर, एक कन्फेस बात कर बताइए दी मुझे, अमित कि जी, अगर अमित जी, दूसरी एक पार्टी बात की बताइए। सरकार होगी तो हम सहयोग नहीं सर, देंगे, अमित ये जी, आपने कन्फेस किया है ठीक है, आनंद ठीक जी है, अपने ठीक स्टेटमेंट है, में। ठीक है। नवीन जी, एक बात बताइए, अभी आपका मैनिफेस्टो कुछ दिनों पहले जारी हुआ था, उस मैनिफेस्टो को मैं पढ़ रही थी, हालांकि 12 दिनों से मैं महाकुंभ कवरेज पढ़ती हूँ, उसके बाद जब मैं दिल्ली आने लग गई तो रास्ते में ही मैंने आपका पहली बार मैनिफेस्टो पढ़ा था सर। उसकी जो सबसे नीचे लाइन लिखी हुई है कि पूर्व की सरकार की सभी योजनाएं यथावत जारी रहेंगी, ये क्यों लिखना पड़ा है सर? किससे पूछनी है पूजा जी? मैं आप ही से पूछ रही हूँ सर। जी हाँ नहीं, और उसमें मोदी जी का एकदम स्टैंडिंग ओवेशन में फोटो लगा हुआ है, हाथ वेव करते हुए। मुझे पूरा एकदम मैनिफेस्टो दिमाग पे छप गया है सर। देखिए पूजा जी, किसी राज्य के लिए कल्याणकारी योजनाएं तो होती है, चाहे वो राज्य का बहुत जल्दी जवाब दीजिएगा सर, क्योंकि 3 मिनट बचे हुए हैं, मुझे सभी का जवाब लेना है। बोले भारतीय सर। जनता पार्टी का ये लक्ष्य है कि जो अंतिम पदान पे व्यक्ति खड़ा हो उस तक भी विकास की गति कैसे हो, तो हम उस आधार पर कि जो विकास पे काम होंगे। ठीक है, आपने सवाल स्किप किया है। संजीव जी मैं आपके पास आऊंगी, संजीव जी आपके पास आऊंगी। ये बात तो तय है कि कुछ तो ऐसा है कि टक्कर नए और बहुत पुराने के बीच हो रही है, लेकिन यह भी तय है कि स्थिति इस बार बहुत डामाडोल है। कैसे कीजिएगा? और एक बार मुझे आंकड़ा बताइए, कितना आंकड़ा कोड कर रहे हैं आप? 32 में से कितना कोड कर दूं? मैंने कहा कि पूजा बड़ी मजबूती के साथ ये दोनों पार्टियां लड़ रही है, पिछले साल के जैसे ही, पिछले बारी के जैसे ही। हमें ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि पूरी ताकत झोंक देंगे ये लोग, अपने सारे स्टार प्रचारक को बुला आंकड़ा कोड करिए सर। लगातार लगे रहे, हमें कोई एतराज नहीं है इसमें। लेकिन सच बात यह है कि आम आदमी की पार्टी के सामने ये लोग बिल्कुल सिफर है, शून्य है, कहीं कुछ आंकड़ा कोड करिए। और आंकड़े की बात आप पूछ रही है ना, बस आंकड़े को ऐसे आप समझ लीजिए कि देश के प्रधानमंत्री 10 सालों तक जिस योजना को, जिस अरविंद केजरीवाल को रेवड़ीबाज और दिल्ली के जनता को मुफ्तखोर कहते रहे, मजबूरी में आके उनको कहना पड़ा कि नहीं वो सारी योजनाएं चलती रहेंगी। हमें तो अच्छा लगता है सर। मैंने कहा कि आप देखेंगी पहले का रिकॉर्ड हम तोड़ेंगे, पहले जितने सीट पर थे उससे भी बेहतर रिकॉर्ड आपको दिखाई देगा। पहले 19 थी सर, पहले 19 कोई थी। भ्रम में नहीं, कोई भ्रम में नहीं रहे, कोई भ्रम में नहीं रहे। पहले मैं कह रहा हूं 19 कि हमारी योजनाओं को चुराने की नौबत आ गई, हमारे लाइन को आगे खींचने की नौबत आ गई। 20 आपकी कोड कर दे रही हूँ। ठीक है हरनाम जी, आप बताइए कितनी सीटें सर? देखिए, पहली बात तो दिल्ली के पूर्वांचलों को और सारी दिल्ली की जनता को समझना पड़ेगा कि दिल्ली एक मल्टीपल अथॉरिटी है, यूनियन टेरिटरी है, और केजरीवाल पिछले 10 साल में इसको समन्वय बिठाने में नाकामयाब रहे हैं, और पूरे 10 साल वो लेफ्टिनेंट गवर्नर और केंद्र सरकार से लड़ते रहे हैं। उन्हें शीला दीक्षित से सबक लेकर सीखना चाहिए था कि कैसे शीला दीक्षित ने भारतीय जनता पार्टी के लेफ्टिनेंट गवर्नर समन्वय बनाया। तो दिल्ली की जनता समझ रही है कि केजरीवाल केंद्र से समन्वय नहीं बिठा पाएंगे, अगले 5 साल इन्हें मौका दिया तो फिर सर फुटबॉल करेंगे। और दिल्ली में आप कैसे बैठा लोगे भाजपा के साथ? आंकड़ा कोड करिए सर। आप अगर सरकार में आगे तो आप कैसे बैठा लोगे, ये बता दीजिए। आंकड़ा कोड करिए। सरकार बनाने जा रही है और ये चौंकाने वाले रिजल्ट। आंकड़ा कोड करिए हरनाम जी। 32 से कितनी सीटें? पूजा देश की जनता सीरियस नहीं लेती, आप क्यों ले रही है सीरियस? 32 में, क्योंकि पूर्वांचल वोटर कांग्रेस के पक्ष में पहले हमारे समय में रहा है, अब वो वापस याद कर रहा है। 32 में से 30 सीटें कांग्रेस पूर्वांचल की जीतेगी, ये आप लिख के रख लीजिए और 8 तारीख को मिलेंगे। देखिए मुस्कुरा दिए सब, यही परेशानी है हरनाम जी, कांग्रेस की परेशानी है यही है। मयंक सिन्हा जी, पहले तो आनंद जी मैं आपके पास आऊंगी। ये जो 20 आप गिनवाए थे, ये जेडीयू और चिराग पासवान जी की पार्टी को अलग करके कि अपना अलग, क्या बता रहे थे? देखिए हम एनडीए के साथ, जल्दी बताइएगा सर, जल्दी बताइए। वो साथ बुरारी भी जीती, देवली भी जीती। हम बुरारी भी मिल के बता रहे हैं ना, मिल के बता रहे हैं। मयंक सिन्हा जी क्या कहिएगा सर? हम तो एनडीए की सरकार, आपका काउंट करवा दिए हैं। हम तो एनडीए की सरकार बना रहे हैं और हम 50 से ज्यादा सीटें जीत के आ रहे हैं। ये तो हम 50 से ज्यादा सीटें जीत के आ रहे हैं। और एकदम 50 सीटें से ज्यादा सीट बात यहाँ में 32 की कर रही थी, पूर्वांचलियों की बात कर रहे हैं। जनता पार्टी और एनडीए की सरकार दिल्ली में बनने जा रही है। नवीन जी 20 सेकंड सर, 20 सेकंड कंक्लूड करिएगा। पूजा जी 2014 और 2019 को देखें तो जो मोदी जी का ग्लैमर था, जो साइन था और जो मोदी मैजिक कहा जाता था, वो अब नीचे की तरफ आ रहा है। ऐसे में जो 32 सीटें कही जा रही हैं पूर्वांचल की,
लगभग 28 से 29 सीट आम आदमी पार्टी जीत रही है, और रेस्ट ऑफ टोटल दिल्ली की अगर कहा जाए तो मुझे लग रहा है कि जो 62 सीटों का रिकॉर्ड था वो प्लस होगा, माइनस नहीं होगा। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का। अनंत अमित जी हंसते हुए मुस्कुराते हुए, संजीव कौशिक जी भी मुस्कुरा रहे। ठीक है, हमारी भी ये उम्मीद है कि सभी हंसते मुस्कुराते रहें। जीत हार एक पहलू है, लेकिन उसके अतिरिक्त देखिए ये तो तय है कि पुरवैया जिधर बहेगी वैतरणी वही पार करेगा। तो पुरवैया किधर जाएगी, आपसे सवाल है। और सवाल इसके साथ मुद्दे ध्यान में रखिए, आपके बच्चों का भविष्य ध्यान में रखिए, घर की रोशनी ध्यान में रखिए, शिक्षा ध्यान में रखिए, सड़क ध्यान में रखिए, गंदा पानी जो नल से आया था उसे भी ध्यान में रखिए, छठ में जिस यमुना में खड़े होते हैं उस यमुना को भी ध्यान में रखिए, जिस हवा में सांस लेते हैं उस हवा को भी ध्यान में रखिए। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी। बने रहे न्यूज इंडिया के साथ, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज।